हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास साइंस 10th प्रकाश चैप्टर प्रवर्तन अपवर्तन फिजिक्स का पोर्शन का। तो उसमें हम लोग आ गए हैं गोली दर्पण के लिए साइन कन्वेंशन। देखिए, साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी दर्पण में, जो हम लोग ने कल पढ़ा था अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो किसी भी वस्तु के लिए प्रतिबिंब की ठीक स्थिति ज्ञात करने के लिए साइन कन्वेंशन का प्रयोग बहुत ही उचित प्रकार से किया जाता है। मान लेते हैं कुछ चीज़ें आपको हम बताने जा रहे हैं। जो U होता है, V होता है और F होता है। U क्या होता है? दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब रखा हुआ है, यानी कि दर्पण से वस्तु, प्रतिबिंब नहीं वस्तु, तो दर्पण से वस्तु की दूरी और सारी दूरियां दर्पण से हैं, ठीक है। तो वस्तु की दूरी को U से हम लोग प्रदर्शित करेंगे। V होता है, V प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। F क्या होता है? F होता है स्मॉल f, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं। F होता है किसी भी दर्पण के लिए फोकस दूरी, मतलब किसी दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो गया? फोकस दूरी। अब हमने आपको ये चीज़ बताई क्यों है? क्योंकि किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, किसी दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करने के लिए साइन कन्वेंशन जो होता है UVF में ही उचित चिन्ह के साथ, प्लस या माइनस के साथ रखना होता है, ठीक है। तो UVF को हम लोग उचित साइन के साथ रखेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है, माइनस या प्लस के साथ। तो हम लोग ये कब क्या करेंगे कि कब U रहेगा माइनस, कब V माइनस रहेगा, कब F माइनस रहेगा, ये चीज़ सीखेंगे। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको हम बता देते हैं। अब इसको हम साइड में लिख देते हैं और आपको फिर बताते हैं कि है क्या सारा जो है इसमें सिस्टम है क्या। बहुत ही आसान है बेटा, ये बहुत ही सिंपल है। आप देखिए, यहाँ पे हम U, V और F लिखे दे रहे हैं, ठीक है। और ये सारी दूरियां किसके लिए हैं? ये है वस्तु के लिए, ये है प्रतिबिंब के लिए, F है फोकस, और ये सारी दूरियां दर्पण से मापी गई दूरियां हैं। और याद रखना, दूरियां हमेशा पोल यानी ध्रुव से मापी जाएंगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि मान लेते हैं ये हमारा एक दर्पण है और ये है अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। और हम लोग क्या करेंगे, पहली चीज़ कि सारी दूरियां कहाँ से नापेंगे? सारी दूरी हमेशा P यानी ध्रुव से नापेंगे। सारी दूरियां कहाँ से नापेंगे? हमेशा ध्रुव से नापेंगे। ध्रुव क्या होता है बेटा? ध्रुव होता है, ये दर्पण का द्वारा M1 M2 दर्पण हो गया, अवतल दर्पण है ये। ध्रुव क्या होता है? किसी भी परावर्तक तल, किसी भी दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, किसी भी दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव होता है, ठीक है। तो सारी दूरियां P ध्रुव से नापेंगे। अब अवतल दर्पण के लिए जो फोकस है, ठीक है, वो कहाँ होगा? इधर, ठीक है, फोकस। और जो ये दूरी है ये क्या कहलाएगी? स्मॉल f। ऐसी बातें हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। इसी की दूनी डिस्टेंस पे क्या होगा हमारा? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र की दर्पण के ध्रुव से दूरी, जो कि कुछ यहाँ पे आके मिलेगा दर्पण का ध्रुव उधर साइड में, क्योंकि ये इधर आ रहा है, क्योंकि दर्पण देखिए थोड़ा हमारा ऐसे है और वो जो दूरी है वो किधर आ रही है? यहाँ पे। तो इतनी दूरी क्या हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी कैपिटल R, ठीक है। अब हमारी बात समझिए आप कि पहला पॉइंट है कि सारी दूरियां P यानी ध्रुव से नापेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आपतित किरण। बेटा बस इसके अलावा आप कुछ ना समझना, हम आपको बता देंगे, बहुत सिंपल है। आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब होता है इंसिडेंट रे, यानी कि आपने जब प्रतिबिंब बनाए हैं तो आपतित किरण ऐसे जा रही है, यही तो आपतित किरण है, ठीक है। आपतित किरण क्या हो गई? ये ऐसे हो गई, ठीक। तो इंसिडेंट रे, जिधर से किरण आ रही है, जिधर से किरण आ रही है, ठीक है, आपतित किरण वो होती है आने वाली किरण, ठीक है। आपतित किरण हमेशा हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक लेंगे, रहेगी या मानेंगे। क्लियर होगी बात? तो जब आपतित किरण को, या आपतित किरण की दिशा, ये भी मान सकते हो आप, आपतित किरण की दिशा, ठीक है, तो हमेशा P से नापना है, हमेशा P से नापना है, और इस दिशा को लेना है पॉजिटिव, ठीक है। अब जब हमारी ये दिशा है पॉजिटिव, तो P से नापने पर जो दूरी उधर आप नापेंगे वो लेंगे पॉजिटिव, दर्पण से उधर साइड में जो भी देखेंगे वो लेंगे पॉजिटिव, दर्पण के इधर साइड में जो भी नापेंगे वो अपने आप निगेटिव हो जाएगा।
मुख्य अक्ष के, ठीक है, ये पहली चीज क्लियर हो गई भाई। अगर हमने इस ओर जाती हुई दिशा को ले लिया है पॉजिटिव, तो सीधी सी बात है कि जो f है, स्मॉल f फोकस दूरी, वो इधर नाप रहे हैं p से, क्योंकि सारी दूरियां p से नापनी है, तो p से इधर वाली दूरियां क्या होंगी, अपने आप में निगेटिव। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव, क्योंकि वो p से नापने पर हमें फोकस दूरी इधर नापनी पड़ रही है। वहीं अगर फोकस दूरी इधर होती, किसकी होती है, उत्तल दर्पण की। देखिए उत्तल दर्पण ऐसा होता है, फोकस P, हमने बताया था ऐसे गोला बनने पर फोकस किधर होगा, इधर होगा, वक्ता केंद्र किधर होगा, इधर होगा। तो इसकी फोकस दूरी ये है, तो यहाँ P है, ये वाली दिशा पॉजिटिव ली है, ये वाली दिशा पॉजिटिव ली है, उधर जाने वाली दिशा पॉजिटिव ली है, तो इधर क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव फोकस दूरी आएगी, क्योंकि हम P से नापेंगे दिशा की डायरेक्शन में, आपतित किरण की डायरेक्शन में नाप रहे हैं, तो ये हमें पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। वहीं इधर क्या हो रहा है, इधर हमें फोकस इधर नापना पड़ रहा है, तो -f निकल के आएगा अवतल दर्पण के लिए, +f निकल के आएगा उत्तल दर्पण के लिए। तो ये चीज़ समझ आ गई है, बस कुछ भी रटना नहीं है आपको, ठीक है। आपको क्या रखना है कि सारी दूरी P से नापेंगे, सारी दूरियां P से नापेंगे, और आपतित किरण हमेशा पॉजिटिव रहेगी, आपतित किरण की जो दिशा होगी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इतना मान लो आप, आपके हमेशा सवाल सही रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अब आपका अगर P से देखो U किधर बन रहा है, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो देखिए U किधर आ रहा है, इधर आ रहा है निगेटिव, उधर जा रहा है U, और उधर कभी U नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमेशा आपका जो प्रतिबिंब है वो बाईं ओर से वर्क करेगा, तो U तो दोनों दर्पण के लिए हमेशा क्या रह गया, निगेटिव, ऋणात्मक रह गया। V, कभी V इधर बनेगा, कभी V उधर बनेगा, तो देख लो जब इधर बने, V इधर साइड बन रहा हो तो हमेशा निगेटिव, उधर साइड V मतलब प्रतिबिंब बन रहा हो तो पॉजिटिव। F अवतल दर्पण का F हमेशा नेगेटिव रहेगा, उत्तल दर्पण का F हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बेटा तीनों चीज़ क्लियर होगी दर्पण के लिए। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। कभी कभी वक्रता त्रिज्या दे देगा, ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या भी इधर नाप रहे अवतल दर्पण की तो निगेटिव, उसकी उधर नापेंगे वक्रता त्रिज्या तो पॉजिटिव। इतना हो गया। मुख्य अक्ष की दूरी नीचे आ रही है, अगर मुख्य अक्ष नीचे है, मुख्य अक्ष के नीचे जो भी नापोगे निगेटिव। ये भी जोड़ लो कि मुख्य अक्ष के, तीसरा पॉइंट ये भी याद कर लो, मुख्य अक्ष के नीचे यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की दूरी पॉजिटिव है। तो जो दूरी मुख्य अक्ष के नीचे नाप रहे हो निगेटिव, जो दूरी मुख्य अक्ष के ऊपर जा रही है नापने के लिए हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर होगी बात, ठीक, इतना ही था साइन कन्वेंशन में। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिए, देख लीजिए। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, आप जब कोई भी टॉपिक एक टीचर से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है, और उसी टॉपिक को दूसरे टीचर से भी समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उसमें आपको जो है क्रिटिकल थिंकिंग मिलती है, ठीक है। हो सकता है कि किसी और ने इस चीज़ को हमसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा हो सकता है किसी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हो, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा 2-4 टीचर को रेफर करा कीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। और हमेशा न्यूमेरिकल के जब न्यूमेरिकल का पोर्शन कवर करिएगा तो हम तो आपको कराएंगे। इसके अलावा आप और भी टीचर्स का साथ लीजिएगा न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है, तो ताकि आपके और अच्छे न्यूमेरिकल कवर हो जाएं, ठीक, ये चीज़ है। तो हम लोग अब बात करेंगे रेखीय आवर्धन या आवर्धन की, कि ये क्या होता है और दर्पण सूत्र क्या होता है, ठीक है। आपको हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बुक से ही रेफर करके पढ़ा रहे हैं, कोई हेडिंग आपकी छूटेगी नहीं, ठीक है। दर्पण सूत्र तथा रेखीय आवर्धन, ठीक, दर्पण सूत्र तथा रेखीय आवर्धन। देखिए आपको हम एक चीज़ बता चुके हैं, U क्या होता है, वस्तु की दूरी। और दूरी कहाँ नापेंगे, बताइए बेटा, अपने आप बताइए। दूरी हमेशा नापेंगे दर्पण के पोल से, ठीक, दूरी हमेशा नापेंगे दर्पण के पोल से बेटा, ठीक। V क्या हमने बताया है, V प्रतिबिंब की दूरी, दूरी हमेशा दर्पण के पोल से, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और F कहाँ से नापेंगे, फोकस दूरी, वो तो होती ही नापोगे दी ही होगा, ठीक है, ये भी पोल से नापी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको जो है याद रखना है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, किसी भी दर्पण में अगर कोई वस्तु U दूरी पर रखी है, ठीक, अगर कोई वस्तु U दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब V दूरी पर बनता है, और उस दर्पण की फोकस दूरी F है। माना किसी दर्पण में, किसी भी गोली दर्पण में कोई वस्तु U दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब V दूरी पर बनता है, और उस दर्पण की फोकस दूरी F है, तो इन तीनों में संबंध क्या होगा, इन तीनों का संबंध रहेगा 1/f =
1/v प्लस ये v है बेटा, ठीक है, प्लस 1/u, इसी को बोलते हैं दर्पण सूत्र, ठीक है। तो फिर से आप लोग ये चीज़ को समझ लीजिए कि यदि किसी गोली दर्पण में कोई वस्तु u दूरी पर रखी है, उस वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बना है और उस दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है, तो उस दर्पण में के लिए UVF का जो संबंध है वो क्या होगा, 1/f = 1/v + 1/u, इसी को दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्लास 10th में इसका डेरिवेशन नहीं है, क्लास 10th में इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ ये याद कर लीजिए, कभी कभी पूछते हैं एक नंबर में कि फार्मूला बताइए, बता देना, वरना इसका उपयोग हमेशा आपसे न्यूमेरिकल के लिए करा जाएगा। तो आपके पास अभी तक दो फार्मूले हो गए हैं। पहला क्या हम लोग ने पढ़ा था इससे पहले, r = 2f, इसी को या तो ऐसे याद कर लो या f = r/2 याद कराया गया था, ठीक है। इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, इसके ऊपर तो आते ही हैं, इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, छोटे छोटे 2-2 नंबर के, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रेखीय आवर्धन की, कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। और दूसरी चीज़ है, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे वहाँ भी बताएंगे और यहाँ भी बता दे रहे हैं कि सूत्र में हमेशा FVU की जो दूरी है वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखी जाएगी, दर्पण के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर अवतल दर्पण होगा तो F तुम्हारा माइनस में, F अगर 20 देंगे वो लोग तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, F = अवतल दर्पण के लिए -20, ठीक है। फिर देखेंगे U और V किधर हैं, U हमेशा माइनस रहता है किसी भी दर्पण के लिए, ठीक, क्योंकि हमेशा तुमको वो बाईं ओर ही मिलेगा, लेफ्ट साइड में ही तुमको मिलेगा, ठीक है, P से। और जो V है वो डिपेंड करता है कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, अगर उधर बन रहा है तो प्लस में, इधर बन रहा है तो नेगेटिव ऋणात्मक, ठीक, क्लियर होगी बात। तो हमेशा याद रखेंगे कि दर्पण सूत्र के लिए FVU हमेशा क्या रखेंगे, साइन कन्वेंशन के हिसाब से रखेंगे, ठीक, क्लियर होगी बात। अब हम लोग बात करेंगे रेखीय आवर्धन क्या होता है। बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूछा भी जाता है और न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होता है इसका, ठीक है। हम लोग बात करेंगे रेखीय आवर्धन की। तो पहले तो आपको हम लिखाएंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम बोले दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। किसी दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, किसी दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। फिर से बोल दे रहे हैं, किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है m = I/O। m को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है, m को रेखीय आवर्धन के लिए, मतलब रेखीय आवर्धन को m से दर्शाते हैं, स्मॉल m से, क्लियर हो गया बेटा। अब बात करते हैं I क्या है, I है प्रतिबिंब की लंबाई, I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, अपॉन में क्या है O क्या है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। अब IO ही क्यों लिया, क्योंकि इसको बोलते हैं इमेज, I फॉर क्या होता है, इमेज, O फॉर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इसीलिए इंग्लिश में जो ये चीज़ है लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे बोलते हैं, तो हिंदी में I/O इंग्लिश के फार्मूले देते हैं हम लोग, और हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई। अनुपात का मतलब जानते ही हो कि अगर कोई चीज़ लिखी है 2:3, इसको लिख सकते हैं 2/3, तो ये चीज़ है, ठीक है, ये ऐसी वही लिखा गया है। तो इसकी डेफिनेशन यहीं से आप समझ लीजिए कि रेखीय आवर्धन जिसको m से प्रदर्शित करते हैं, ये किया गया है, ठीक है। ये क्या होता है कि किसी भी दर्पण में जब कोई प्रतिबिंब बनता है तो उसका रेखीय आवर्धन का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, m = I/O। कभी कभी हमें v और u के अनुपात में भी दिया होगा न्यूमेरिकल के अंदर, तो उसके लिए क्या होता है कि वस्तु द्वारा जो भी प्रतिबिंब की दूरी होती है P से और वस्तु द्वारा जो वस्तु की दूरी होती है P से, उसके अनुपात को भी बोलते हैं हम लोग V/U। यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, इतना जो है बस खेल है। V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और U क्या है, वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को यहाँ पे ऐसे दर्शाया गया है। तो कभी ये फार्मूला लगेगा, कभी ये फार्मूला लगेगा। तो आपके पास कुल फार्मूले कितने हो गए हैं, टोटल सूत्र देखिए कितने हो गए हैं, ठीक है। पहला m = I/O, इसी को अगर आप या तो ये यूज़ करेंगे या तो फिर -V/U। और हमेशा याद रखना ये बात कि रेखीय आवर्धन में भी V और U की जगह पे जब भी हम लोग वैल्यू लिखेंगे वो चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही यूज़ करेंगे। माइनस तो उसमें पहले से है, वो अलग है। अगर आपका V माइनस का है तो V माइनस का है, U तो हमेशा ही माइनस का रहेगा बेटा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि
दर्पण में दर्पण सूत्र लगाते वक्त 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u करते हुए या m बराबर i माइनस v/u करते हुए आप हमेशा चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ एक और समझिए कि रेखीय आवर्धन, हमने आपको बताया है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन या आवर्धन कहते हैं। ये किताबी भाषा है। असल में जो वास्तविकता ये है कि आवर्धन हमेशा प्रतिबिंब की बात करता है। अगर हम ये कहें कि m की वैल्यू 1 है तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी दर्पण में जब वस्तु रखी गई है उसका और वस्तु का जो है वो बिल्कुल बराबर साइज़ है। ये हमेशा बताएगा कि प्रतिबिंब वस्तु का कितने गुना छोटा है या कितने गुना बड़ा है। ठीक है, रेखीय आवर्धन से हमें सीधी बात ये मालूम पड़ती है कि बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु से कितना छोटा है और कितना बड़ा है। अगर हम कहें m बराबर 2, इसका मतलब ये है कि वस्तु का दूना प्रतिबिंब है। अगर हम कहें m बराबर 1 तो इसका मतलब है कि वस्तु और प्रतिबिंब आपस में बराबर हैं। अगर हम कहें m बराबर 1/2 यानी 0.5, यही तो होता है आधा, मतलब यही तो होता है, तो इसका मतलब है प्रतिबिंब वस्तु का आधा है। तो अगर प्रतिबिंब, अब यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर m की वैल्यू 1 है तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों आपस में बराबर हैं। बेटा ये लिख लो कहीं ना कहीं, ये न्यूमेरिकल में एकदम से काम आएंगे, एकदम से काम आएंगे न्यूमेरिकल में, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं करना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि m की वैल्यू 1 आ गई है, आप समझ जाओ कि दर्पण समतल दर्पण हो सकता है, आपका दर्पण आपका समतल दर्पण हो सकता है। ठीक है, ये ऐसी बातें हैं। ठीक, क्योंकि समतल दर्पण में ही वस्तु के बराबर और बराबर साइज का प्रतिबिंब बनता है। अभी आपको बता रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं सब चीज़ें। अगर m की वैल्यू क्या है? 1 है। अगर m की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है वस्तु और प्रतिबिंब दोनों आपस में बराबर हैं। जैसे मेरा ये वाला हाथ और मेरा ये वाला हाथ दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनके लिए दोनों के लिए m की वैल्यू 1 है। ठीक है, दोनों के लिए m की वैल्यू 1 है। वहीं अगर एक हाथ मेरा दूना कर दो और इस हाथ को छोटा रखो तो हम कहेंगे अब वैल्यू m के लिए 2 हो गई, क्योंकि ये वाला हाथ दूना हो गया है। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ बातें हैं यहाँ पे। अगर m की वैल्यू 2 है तो प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना है। m की वैल्यू 3 है तो प्रतिबिंब वस्तु का 3 गुना है। ठीक है, m की वैल्यू क्या है? 1/2 आधी है तो प्रतिबिंब वस्तु का आधा है। m की कोई यूनिट नहीं होती बेटा, m विमाहीन राशि, इसकी कोई विमा नहीं होती है। ठीक, सीधी बात समझो, m की कोई विमा नहीं होती है। ठीक, तो ये था कुछ। अच्छा, एक और चीज़ जान लीजिए, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो m की वैल्यू पॉजिटिव का अगर मतलब ये है कि वस्तु आभासी है। वस्तु आभासी है और आभासी हमेशा कैसा होता है? सीधा। ठीक है, अगर m की वैल्यू आ गई निगेटिव तो वस्तु कैसी है? वास्तविक। वस्तु वास्तविक है और वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें न्यूमेरिकल में काम आएंगी। एक तो ये नंबर से आप मालूम कर लेंगे, m की वैल्यू अगर 1 है तो प्रतिबिंब बराबर है, m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा है, अगर m की वैल्यू 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है, अगर m की वैल्यू निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये था। अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, थैंक यू।